हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और साथ ही हम जो है आपके एग्जाम हो, टेस्ट हो, सभी की प्रिपरेशन भी आपको कराते रहते हैं। यहाँ पर मिलने वाले सभी वीडियो आप एक बार नहीं जितनी बार भी देखना चाहें आपके लिए 100% फ्री है। ना कोई पेमेंट, ना कोई पैकेज, ना ही कूपन, कुछ भी नहीं लेना है। बस आके आपको अपनी जो भी आप क्लास में है, जो भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी हो रही है, आप आके यहाँ ये वीडियो देख सकते हैं। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका हमारा अध्याय संख्या है 13, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये जो चैप्टर आज हम लेकर आए हैं इसमें क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। इसमें अप्रत्याशित विषय यानी कि आपका रचनात्मक लेखन किया जाता है। लेकिन अप्रत्याशित विषय क्या होते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कभी कदार पूछे गए हैं, तो वो भी आज जो हम करा रहे हैं वो है सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन। यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन जैसे भी पूछे गए हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है, देखिए हमने क्या आपसे बोला था कि इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, रचनात्मक लेख के टॉपिक दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से देखिए कितना कुछ देती है प्रकृति, इस वाक्य के आधार पर प्रकृति वर्णन करते हुए एक लेख लिखना है आपको। यहाँ पर जो भी ये लेख लिखना होगा तो ध्यान रखिए ये 200 वर्ड्स के अबव नहीं जाना चाहिए। आपका वर्ड लिमिट दी है तो अच्छा है, नहीं दी है तो 150 to 200 वर्ड्स के बीच में ही रहता है ये लेख। तो ये जो हमसे पूछा गया है ये प्रश्न है 2021 और 22 का। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके सामने हमेशा 4 टॉपिक्स आएंगे पेपर में। उन 4 टॉपिक्स में से आप जो भी एक करेंगे उसको हमेशा मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे और उसके बाद अंदर लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर प्रकृति जो हमें कुछ दे रही है उस पर आधारित एक हमें लिखना है, 150 से 200 शब्दों के बीच में एक लेख। शुरू करते हैं। प्रकृति हमारी अनमोल संपत्ति है, प्रकृति माँ के समान हमारा लालन पालन करती है। प्रकृति कुदरत के अनगिनत रंगों से भरपूर है। मानव पर कुदरत का प्रेम प्रकृति द्वारा ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव प्राणी व निर्जीव वस्तुएं प्रकृति से सम्मिलित हैं। यानी कि हम जितने भी, हम सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं, सभी हमें प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त हैं। पृथ्वी पर प्राणी मात्र का जीवन प्रकृति के कारण ही संभव है। अगर प्रकृति नहीं होती तो यहाँ पर पर्यावरण नहीं होता और हमारा अस्तित्व नहीं होता। मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व हवा, पानी, भोजन, गर्मी सभी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति का प्रत्येक रूप जैसे पौधे, जानवर, नदियां, पहाड़, सूरज और चांद आदि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि पौधे ना हो तो हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा। पौधों के ना होने से जानवर भी जीवित नहीं रह पाएंगे जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है तथा हमारा पालन पोषण होता है। प्रकृति के बहने वाली नदियों से हमें जल प्राप्त होता है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन भी हमें प्रकृति की देन पौधों से ही प्राप्त होती है। तो देखिए हवा हो, जल हो, सभी कुछ हमें किससे मिल रहा है? प्रकृति से ही मिल रहा है। प्रकृति हम मनुष्यों की निरंतर असीम संसाधनों की पूर्ति करती है। प्रकृति वह घर है जिसमें रहकर मानव को संतोष व सांत्वना मिलती है। निराश मानव जब जब प्रकृति के अद्भुत नजारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली देखता है तब तब वह प्रफुल्लित हो उठता है तथा उसके मन में निराशा कोसों दूर चली जाती है। देखिए हम लोग जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं डेली रूटीन से या कुछ होता है तो हम कहीं घूमने जाते हैं। घूमने भी आप जाएंगे, कहीं पे भी जाएं, आप समुद्र किनारे जाएं, पहाड़ जाएं, रेगिस्तान जाएं, आपको हमेशा इंजॉयमेंट ही मिलता है। तो ये क्या है, हम प्रकृति की गोद में जाकर ही इंजॉय कर पा रहे हैं और अपने उस डेली रूटीन से थोड़ा सा निजात मिलती है हमको। जब भी हम शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं हमें चिकित्सकों द्वारा पहाड़ों पर जाने की सलाह दी जाती है जिससे सुरम्य प्रकृति की गोद में बैठकर हमारा तन व मन दोनों स्वस्थ हो जाए। प्रकृति हमारा सुरक्षा कवच है, अतः प्रकृति का संरक्षण करना मानव मात्र का धर्म है। हमें अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन नहीं करना चाहिए। अब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि प्रकृति से इतना कुछ ले रहे हैं कि प्रकृति जो है धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और संतुलन का उत्तरदायित्व मानव पर है। अगर ये प्रकृति ही हमें जीवन दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो इसका संरक्षण, इसको बचा कर रखना अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह हमारा दायित्व है, तो वो हमको करना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ पर पूछा गया है जब अचानक भूस्खलन हुआ इस वाक्य के आधार पर घटना का पूर्व वर्णन कीजिए। भूस्खलन आप मोस्टली पहाड़ों पर देखते हैं जहाँ पर जो है पहाड़ ढहने लगते हैं तो उसको भूस्खलन कहते हैं। इस पे अगर आपको एक लेख लिखना है, ये हमसे पूछा गया है 2021 और 22 में।
भूस्खलन अर्थात चट्टानों, मिट्टी व वनस्पतियों का किसी ढलान पर नीचों की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। भारी मूसलाधार बरसात या भूकंप भी भूस्खलन का कारण होता है। बहुत ज्यादा बारिश हो तो पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं, भूकंप आए तो पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। अनेक बार लगातार वर्षा होने के कारण पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें या मिट्टी ये ढलानों पर नीचे की ओर खिसक जाती हैं, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्ष 2018 में सितंबर माह में मैंने अपने मित्रों के साथ पहाड़ों की सुंदरता और सुरम्यता का आनंद उठाने के लिए भ्रमण का कार्यक्रम बनाया कि मतलब हम चलो पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। हमने एक यात्रा कंपनी के माध्यम से भ्रमण की योजना बनाई, जिससे रास्ते में हमें खाने पीने रहने का स्थान खोजने में अपना समय नष्ट ना करना पड़े और हम पूरे समय पर भरपूर आनंद उठा सकें। हम 6 मित्र 22 सितंबर को गंगोत्री भ्रमण के लिए शिवशंकर यात्रा कंपनी से रवाना हुए। बस में हमारे अतिरिक्त 16 यात्री और थे। हम सभी लगभग हम उम्र थे, यानी कि एक ही उम्र के थे। जयपुर से हमारी बस रात्रि 10 बजे रवाना हुई। हम सबको पहले हरिद्वार पहुंचे। अब मतलब देखिए, यहाँ पर आपको भूस्खलन आपने खुद देखा है, वो डिस्क्राइब करना है। तो आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, कितने लोगों के साथ है, कितने बजे है, कैसी यात्रा है, सभी कुछ आपको बताना है और प्लस वो घटना भी बतानी है जो आपसे पूछी जा रही है। वहां पहुंचकर हमने गंगा माता की निर्मल कल कल बहती जलधारा में स्नान किया तथा आगे के भ्रमण के लिए रवाना हुए। हम सभी मस्ती में गाते हुए, नाचते झूमते हुए, किस्से कहानियां आपस में सुनाते हुए एवं पहाड़ों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हम स्वर्ग की सैर कर रहे हों। एक और ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी ओर गहरी गहरी खाइयां तथा इनके बीच चल रही हमारी बस और उस बस में हम मित्रों की टोली। हमें इस यात्रा में अत्यंत आनंद आ रहा था। अचानक हर्षिल गांव से कुछ पहले ही हमारी बस के सामने पहाड़ों से लुढ़कती हुई एक विशाल शिला आकर गिरी। हमारी तो सांसें ही रुक गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि यह भारी भरकम शिला हमारी बस से टकरा जाएगी। हम बस सहित गहरी खाई में गिरकर प्रकृति की गोद में समा जाएंगे तथा हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा। जब इतनी बड़ी शिला भाई गिरेगी तो भाई लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ना गिरे, हम लोग ही मर जाएं, हम ही लोग चले जाएं खाई में। तो वो चीज अंदर में डर आ गया। हम सभी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया। लेकिन दूसरे ही पल हमने देखा कि हम और हमारी बस दोनों ही सुरक्षित हैं। वह चट्टान ठीक हमारी बस के सामने आकर सड़क पर गिरी थी। तो मतलब ये लोग बाल बाल बच गए थे। हम तो सभी सुरक्षित थे, लेकिन अब हमारा आगे जाना संभव नहीं था। भूस्खलन के कारण हमारे आगे का रास्ता जाम हो चुका था। हम सभी हिम्मत बांधकर बस से बाहर निकले, क्योंकि अब पता नहीं यहाँ एक ही स्थान पर हमें कितना समय व्यतीत करना पड़ेगा। हमारे आगे बड़ी सी चट्टान और पीछे बस व कारों की लंबी लाइन थी। अब हमने पहाड़ों की वादियों का आनंद लेने का निश्चय किया, क्योंकि भाई अब फंस तो गए हैं तो भाई जहां फंसे हैं वहीं का आनंद ले ले। अब हमने पहाड़ों की वादियों का आनंद लेने का निश्चय किया। बस वाले के पास खाना बनाने का तो सभी सामान था ही। उसने हमारे लिए गर्म गर्म पकौड़े बनाए तथा चाय की चुस्कियों के साथ हमने पकौड़ों का आनंद लिया तथा फोटोग्राफी की। लगभग 7-8 घंटे बाद क्रेनों की मदद से रास्ता साफ हो गया तथा हम मस्ती से झूमते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। तो किस तरीके से भूस्खलन का सामना किया और वहां पर फंसे, क्योंकि पहाड़ों में अगर एक बार रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो हमें होल्ड करना ही पड़ता है। तो वही चीज इन लोग के साथ में हुई थी। तो ये भूस्खलन का आंखों देखा जो हाल था वो हमने लिखा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावों की भूमिका। इस पर 200 शब्दों का रचनात्मक लेख लिखना है। यह हमसे पूछा गया है सन 2019 में। तो ध्यान रखिए, लोकतंत्र, हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ पर जो जनता है वही शासक को चुनती है। अब यहाँ पर यह प्रक्रिया चुनावों द्वारा संपन्न होती है। तो इसलिए लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जनता क्या चुन रही है, शासक को चुन रही है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता स्वयं भागीदारी लेकर अपने प्रतिनिधि का चयन करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें चुनाव एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से जनता हर 5 वर्ष के बाद अपने लिए सरकार का गठन करती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर वर्ष किसी ना किसी स्थान पर चुनाव होता ही रहता है।
आप देखिए ना, बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं, खाली ये नहीं है कि एक चुनाव हो जाए तो सारा प्रधानमंत्री चुन गए, नहीं। आपके न्यायपालिका के हैं, नगर निगम के हैं, सभी कोई ना कोई अलग अलग तरीके से चुनाव होते रहते हैं। इस देश में हर वर्ष किसी न किसी स्थान पर चुनाव होता ही रहता है। भारत में लोकसभा, विधानसभा तथा विभिन्न निकायों के लिए प्रति 5 वर्षों में चुनाव की प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो 5 वर्ष में है वो दोहराई ही जाएगी शायद सभी उसमें, जिसमें जनता स्वयं हिस्सा लेकर अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इसमें राष्ट्रीय दल तथा प्रांतीय दल के रूप में कई दलों की उपस्थिति रहती है। चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल तथा प्रांतीय दल को उनके आरक्षित चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की अनुमति देते हैं। वहीं क्षेत्रीय दल और निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ना होता है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे अहम अंग है, जिसके कारण चुनाव बहुत ही खर्चीला तथा बहुत ही परिश्रम से बड़ा होता है। एक चुनाव कराने में पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब क्योंकि सभी लग जाते हैं, क्योंकि इसमें मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ताकि चुनाव निर्भयतापूर्ण वातावरण में हो तथा सभी मतदाता भय मुक्त होकर मतदान कर सकें। अब देखिए, इसमें पुलिस भी लगेगी, जो लोग चुनाव करा रहे हैं, वोटिंग की गिनती हो, सभी कुछ बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। इसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकार पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स को मतदान केंद्रों पर तैनात करती है। तो मतलब जहां पर आपके सेंसिटिव एरिया होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा आपको लगता है कि उपद्रव होने की है, तो वहां पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात करी जाती है। वहां की लोकल पुलिस तो रहती है, मगर पैरामिलिट्री फोर्स उस जगह तैनात कर दी जाती है कि किसी तरह की कोई घटना वहां पर ना हो। वहीं चुनाव के समय होने वाली रैलियों में भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने का पूरा दायित्व होता है। बहुत सारी रैलियां निकलती हैं, चुनाव प्रचार होता है, जिसके कारण यहाँ चुनाव काफी महंगा और खर्चीला हो जाता है। अब ये सारी चीजें जो करने में होता है कि भाई रैलियां निकल रही हैं, वो तो राजनीतिक दल खर्चा अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उसमें सुरक्षा और पूरी तरीके से जो है कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा सरकार को करना पड़ता है। मौजूदा समय में चुनावी प्रक्रिया के लिए केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि चुनाव कराना है तो यहाँ पर चुनाव आयुक्त की भी जरूरत पड़ती है। चुनाव आयुक्त यह सुनिश्चित करते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप समय पर चुनाव हो। उनका क्या है कि जो समय वो डेट्स अनाउंस करते हैं, इस दिन यहाँ पर जो है चुनाव होंगे। अब वो भी सुनिश्चित करते हैं कि समय पर ये सारा काम हो जाए, ताकि सारा वोटिंग की काउंटिंग वगैरह सब करके अच्छे से नतीजा निकाला जाए। मौजूदा समय में चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। पहले क्या होता था, बैलेट वोटिंग होती थी, बैलेट बॉक्स में डाला जाता था। अब क्या हुआ है, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है आपको, जहां पे सिर्फ थंब लगाना होता है। तो अब इसमें काउंटिंग में जो है ना, अब थोड़ा सा आसानी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से बूथ लूटने जैसी घटनाओं में काफी कमी आई है। पहले कहते थे बैलेट बॉक्स लेकर चले जाते थे, उतना पूरे वोटिंग गायब हो जाता था, लेकिन अब ये चीज नहीं हो पाती है। हालांकि अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता को राजनीतिक दलों के द्वारा डराया धमकाया जाता है। यानी कि जो वोट डालने जा रहे हैं, बहुत से लोग उन्हें लालच देते हैं, डराते हैं कि भाई हमारे पक्ष में वोट करिए, तथा उन्हें प्रलोभन देकर अपने पक्ष में वोट प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, जिससे लोकतंत्र पर चोट पहुंचती है। उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में चुनाव आयुक्त इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाकर चुनाव को और भी सरल बनाने का प्रयास करेगी। तो राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि भाई हम जीत जाएं, तो इसके लिए जनता को प्रलोभन भी दिया जाता है, बहुत सारे इनाम दिए जाते हैं, नगद पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो फिर डराया धमकाया भी जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, भारत की सामाजिक समस्याएं। इस पर हमें 200 शब्दों का रचनात्मक लेख लिखना है। ये हमसे पूछा गया है वर्ष 2018 में। बहुत सारी सामाजिक समस्या हैं। अब इसमें हम कुछ तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपको जो और भी समझ में आए तो आप उन्हें और भी ऐड कर सकते हैं। भारत एक महान देश है, जहां अलग अलग धर्म, जाति और व्यवहार करने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा एक जो देश है वो वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों को बहुत मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर बहुत सारी जातियाँ हैं, वर्ण हैं। तो इनके कारण क्या है ना, बहुत सारे त्योहार, धर्म, वो सारी चीज़ें मनाई जाती हैं।
दूसरे शब्दों में विविधता में हमारा ये देश हमारी पहचान और हमारी महिमा है। लेकिन कई समस्याएं भी इन सब के साथ उत्पन्न होती हैं। जब इतनी विविधताएं हैं तो समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। कभी कभी संयोजन जाति, भाषा, जीवन और धार्मिक मतभेदों के बीच होता है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों की विचारधारा भी अलग है। इस देश में भाषा, सांप्रदायिकता व नस्लवाद इन मतभेदों के प्रतिकूल प्रभाव में। अब इतनी ज्यादा धर्म वगैरह होने की वजह से क्या होता है, इनमें आपसी टकराव भी हो जाता है। इस वजह से दंगों और लगभग सभी राज्यों में ऐसे ही कई सारी सामाजिक समस्याओं के बारे में समाचार के माध्यम से अक्सर सुनते या पढ़ते हैं। ये लड़ाई दंगे देखिए होते रहते हैं धर्म और जाति के नाम पर। तो ये हम लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि यहाँ पर हो गया, वहाँ पर हो गया है। महिलाओं पर गलतफहमी और बलात्कार के प्रयास हमारे समाज की शर्मनाक घटनाएं हैं। प्राचीन काल से जहां महिलाओं को देवी के बराबर माना जाता था, लेकिन आज महिलाओं को इस भावना को ही दबा दिया गया है। आदमी उसे एक समकक्ष जगह देने के लिए खुला है। और जब सामाजिक समस्याएं आमतौर पर ऐसी स्थितियां होती हैं जो समाज के संतुलन में हस्तक्षेप करती हैं। अब देखिए, महिलाओं को शुरू से एक देवी का दर्जा दिया गया, लेकिन आज क्या है, वो बराबरी का दर्जा देने के चक्कर में क्या हुआ है, बहुत सारे आपराधिक गतिविधियां महिलाओं के साथ में होती हैं। यदि हम मानव समाज के इतिहास की देखरेख करते हैं तो उनके पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं और चुनौतियों का इतिहास है। किस प्रकार का समस्या उत्पन्न होती है, देखिए ये कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही इन चुनौतियों से। लोग पढ़े लिखे हों, दृश्यमान हों या ना हों, समस्याएं हर जगह कब्जा कर लेती हैं। यह सामाजिक हस्तक्षेप का कारण है। अंधविश्वास और रूढ़िवाद जैसे सामाजिक अपराध देश की प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि हम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, अंधविश्वास और रूढ़ियों का पालन हम कहीं ना कहीं करते हैं, जो हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अंधविश्वास और रूढ़िवाद ने लोगों के लिए नवाचारों को जन्म दिया है। नतीजतन वे अंधविश्वास और रूढ़िवाद के अधीन हो जाते हैं। अपनी विफलता में वे अपनी कमियों को खोजने के बजाय वे भाग्य को दोष देते हैं। अब अंधविश्वास और रूढ़िवाद में क्या होता है, जब हम कहीं पर कोई चीज़ नहीं जीत पाते हैं हम, तो हम बोलते हैं अरे मेरे भाग्य में नहीं होगा। अरे आप अपनी कमियां देखो ना कि किस वजह से आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पाए हो। आप क्या करते हो, भाग्य को भरोसा दे देते हो कि नहीं, भाग्य में नहीं। क्या है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार भी हमारे देश में एक जटिल समस्या है। सामाजिक कर्मचारियों से पुराने पदों तक सभी भ्रष्टाचार समान हो गए हैं। जब देश के नेता भ्रष्टाचार में स्थापित होते हैं तो सामान्य लोग कितनी देर तक इसे पार पाएंगे। बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं, तो अब ये अगर बड़े लोग हो रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है आम आदमी भी इसमें लिप्त हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि इस देश में मुद्रास्फीति, जहर और काले विपणन विकसित होता है। जातिवाद की जड़ें समाज में बहुत गहरी हो जाती हैं। ये समस्याएं आज नहीं बल्कि सदियों से विकासशील उम्र के लिए हैं। उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक अक्षमता विकसित हुई है, जहां देश का विकास धीमा हुआ है। इसके अलावा समाज और देश के सभी राज्य में असमानता और अन्य समस्याओं ने जन्म दिया है। तो इस भ्रष्टाचार के कारण आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सी जाति धर्म में आप असमानता पाएंगे। भ्रष्टाचार के कारण ही ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट है देश की प्रगति में बाधा। अब ये सारी चीजें देश की प्रगति में बाधा किस तरीके से बनती हैं? हम अपने देश को आधुनिक देश और विश्व अग्रणी के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, और यह सच है कि भारत में वैज्ञानिक, आर्थिक, तकनीकी के क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के साथ एक राष्ट्र के रूप में दुनिया में प्रगति की है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत ने सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रगति की है और काफ़ी अच्छी प्रगति की है। लेकिन जहां तक सामाजिक विकास अभी भी एक है दुनिया की सबसे कम रैंकिंग देशों में, यानी कि भारत में जो सामाजिक विकास है, समाज का जो ढांचा है, उसके विकास में अगर हम देखें तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। इस देश में निरक्षरता और गरीबी हमारी प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। निरक्षरता और गरीबी, अगर भाई हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भाई जाहिर सी बात है गरीबी हमारे पीछा छोड़ेगी नहीं, तो ये हमारे समाज को आगे बढ़ने नहीं देगी। दो कारक सभी मानव बौद्धिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। समुदाय में फैली अशिक्षा और गरीबी के दौरान कोई भी देश ऐसा नहीं है जो वास्तविक विकास कर सके। अब आते हैं निष्कर्ष पे। इस समस्या का समाधान ढूंढना एकमात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब बोलिए कि इन सारी समस्याओं से हम पीछा छूट जाए कि सरकार पे सारा ठीकरा फूट दे,
तो ये नहीं होगा, बल्कि सभी समुदाय के सदस्यों और समुदाय की जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए अपने कर्तव्यों को समझना महत्वपूर्ण है। यह जिम्मेदारी देश के भविष्य में युवा पीढ़ी पर अधिक है। मतलब हम अधिकारों को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, मगर हमारे क्या कर्तव्य हैं इनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। और इन सभी के लिए जरूरी कि हम पहले अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो अपने आप देश प्रगति करेगा और हमें अच्छे से अधिकार मिलेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहां पर हमसे पूछा गया है नारी सशक्तिकरण पर हमें 200 शब्दों का रचनात्मक लेख लिखना है। नारी की सशक्त पोजीशन आज के समाज में, देश में क्या है ये चीज, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2017 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों का हनन करने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अगर आप महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको पीछे खींचने वाली इन सभी आपराधिक गतिविधियों और रूढ़ियों को हमें मिटाना होगा समाज से, क्योंकि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश सभी को आगे बढ़ाती है। लैंगिक मतभेद राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर लेकर आता है। अब लैंगिक मतभेद का मतलब भाई लड़का है तो उसे हम पढ़ाएंगे, लड़की है तो उसे नहीं पढ़ाएंगे, घर के काम देखो। तो ये मतभेद जो है ये बहुत डेंजरस होता है। क्या कहता है, ये सांस्कृतिक स्थिति में, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी में अंतर लेकर आता है, जो देश को पीछे की ओर धकेलता है। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। इस तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम ये लैंगिक मतभेद मिटा दें, यानी कि स्त्री पुरुष का जो मतभेद है, लड़का लड़की का जो मतभेद है, अगर हम मिटा दें तो महिला बहुत ज्यादा महिला का सशक्तिकरण होगा, यानी महिला आगे बढ़ेगी। एक महिला के आगे बढ़ने से समझ लीजिए पूरा परिवार आगे बढ़ता है, और पूरा परिवार आगे बढ़ता है तो उसका समाज आगे बढ़ेगा, उसका समाज आगे बढ़ेगा तो उसका राज्य आगे बढ़ेगा, उसका राज्य आगे बढ़ेगा तो उसका देश आगे बढ़ेगा। तो मतलब एक महिला जो है वो बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए उसका सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। मतलब सशक्तिकरण से आप तात्पर्य ये समझिए कि उसको आगे बढ़ने के मौके दीजिए, उसको पीछे मत खींचिए कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती हो। तो उसको समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करिए। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। ये जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बने, मतलब उनका मजबूत बनना पहले जरूरी है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। चूंकि एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर ही हो सकती है, महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। अभी भी ऐसा है कि भाई जहां पर लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, छोटी सी उम्र में ही लड़की की शादी कर देते हैं और वो बच्चे पैदा करने लगती है। तो एक तो वो खुद शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है इसके लिए, और वो बच्चे पैदा करती है तो वो घर में ही होकर रह जाती है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक मतभेद, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। मतलब अब उनका जो सशक्तिकरण किया जा रहा है उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण बिल 108वां संविधान संशोधन पास होना बहुत जरूरी है। यह संसद में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। दूसरे क्षेत्र में महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित करता है। तो ये जो है संशोधन हुआ है, 108वां जो संशोधन हुआ है वो ये सारी प्रक्रियाएं कर रहा है। सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिए पिछले ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा, जहां पर अभी भी लोग अवेयर नहीं है। वहां की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं
और उनके अधिकारों के से अवगत कराना होगा कि मतलब आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं महिलाओं को और आपके अधिकार क्या है। जब तक वो जानेंगी नहीं तो इसको कारगर कैसे कैसे अमल में लाएंगी, नहीं हो सकता, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है। लड़कियों का क्या महत्व है समाज में, पहले ये चीज हमें समझनी होगी, तब उन्हें उनकी हमें शिक्षा वगैरह पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी ये समाज आगे बढ़ सकता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रचनात्मक लेखन का, भारतीय समाज में नारी। अब आज के समाज में नारी क्या, देखिए अभी हमने पढ़ा नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण यानी कि नारी को हम किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि एक नारी अगर मजबूत बनती है तो बहुत कुछ चीजें सुधरती हैं। अब आज के भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति है, अब आपको इसके बारे में लिखना है। हम क्या कर सकते हैं वो अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है हमको ये बतानी है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। प्राचीन भारत में ही नारी को विशेष पूजनीय माना गया। आप देखिए औरतें जो हमारे देवी हैं कितनी सारी हैं जो पूजनीय हैं, माता पूजनीय है घर की। तो यहाँ पर क्या हम बोलते हैं कि जो है महिला पूजनीय है, उसको पूजा के योग्य है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का रूप माना जाता है। हमारे प्राचीन भारतीय वेदों ने से हमें यह ज्ञान होता है कि प्राचीन भारतीय समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी कि आज जो हमारा समाज पितृ सत्तात्मक है, यानी कि पिता जो है वो परिवार का प्रमुख होता है। लेकिन प्राचीन समय में जाइए तो माता प्रमुख होती थी, घर की स्त्री जो है वो प्रमुख होती थी। नारी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत तथा अमूल्य है। समाज में नारी बहन, माँ, पत्नी ऐसे अनेक रिश्ते निभाती हैं। शक्ति का दूसरा नाम नारी कहलाती है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए नारी ही जिम्मेदार होती है। एक नारी दर्द सहन कर एक नए जान का निर्माण करती है। नारी के बिना जीवन अधूरा है। तो मतलब अगर इस समाज को देखें तो नारी के बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि पीढ़ी को बढ़ाने की जिम्मेदारी एक नारी के ऊपर ही होती है। हर व्यक्ति के जीवन में नारी के उपकार होते हैं, कभी माता के रूप में तो कभी पत्नी के रूप में। जीवन संगिनी हर कठिन समस्याओं में साथ देने के लिए तत्पर रहती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में नारी का अमूल्य स्थान था। नारी को पूजनीय माना जाता था। वेदकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति महत्वपूर्ण थी। तो ये तो प्राचीन भारत की हो गई, परंतु ना जाने क्यों जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया और मध्य युग आता गया, समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते गए। कभी बाल विवाह, स्त्री भ्रूण हत्या ने समाज में अपने पैर फैला लिए। स्त्री को उपभोग की वस्तु समझकर उसे चार दीवारी में कैद कर दिया गया। बाल विवाह के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बढ़ गए तथा बाल विवाह के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ा। तो धीरे धीरे मत देखिए, प्राचीन काल में पूजनीय थी, मातृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन मध्य युग आते आते क्या हुआ, पूरी तरीके से तख्ता पलट हो गया, पितृ सत्तात्मक समाज हो गया। उन्हें महिलाओं को घरों में कैद कर दिया गया, छोटे में ही उनका विवाह कर दिया गया, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। छोटी सी उम्र पर उन पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई। महिलाओं की आजादी छीनकर उन्हें पुरुषों की उपभोग की वस्तु बना दिया गया। नारी पर होने वाले शोषण, अत्याचार दिनों दिन बढ़ते गए। समाज के बिगड़ रहे स्त्री के जीवन को सुधारने के लिए अनेक समाज सुधारक कार्य किए गए। सती प्रथा को बंद करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयत्न किए। इसके फलस्वरूप 1829 सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। नारी को शिक्षित करने के लिए ज्योतिबा फुले ने अनेक कष्ट सहे। उनका यह मानना था कि यदि एक नारी शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को सिखाती है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर कार्य किए। भारत की आजादी के लिए हर संभव योगदान दिया। आजादी के बाद अपना कर्तव्य निभाते हुए महिला पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तो देखिए क्या हुआ, मध्य युग में स्थिति बहुत बिगड़ी, लेकिन धीरे धीरे इनका सुधार भी हुआ। अब क्या, उसके लिए बहुत सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने इस पर कार्य किया। आज समाज में महिलाओं की स्थिति काफी सुधार आया है। आज महिला चांद तक जा पहुंची है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि आज संपूर्ण नारी ये जाति शोषण से मुक्त है। आज भी कई समाज में नारियों का शोषण किया जाता है, उन्हें उपभोग की वस्तु समझी जाती है। तो दूसरी ओर महिलाएं आकाश की बुलंदियों को छू रही हैं और हर क्षेत्र में पुरुषों को पछाड़ रही हैं।
दहेज की कुप्रथा आज के समाज में मौजूद है। दहेज के लिए स्त्रियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, आज भी ऐसा हो रहा है। नारी मातृत्व का रूप होती है। मातृत्व का रूप यानी कि वो एक बच्चे को जन्म देती है, मातृ बनती है, जीवन का मूल आधार होती है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी से अधिक सहन शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं होती। सीता, सरस्वती, नारी हर रूप में पूजनीय है। भारतीय संस्कृति को बनाए रखते हुए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी से ही जीवन है। तो हमने प्राचीन युग से, मध्य युग से और वर्तमान समय में तीनों में ही भारतीय नारी की स्थिति को हमने यहाँ पर बताया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर है राजनीति और धर्म पर एक रचनात्मक लेख लिखिए। राजनीति और धर्म, इस पर हमें एक लेख लिखना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। क्या है? भारत में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनमें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी तथा महात्मा गांधी आदि धर्म व राजनीति के संगम रहे हैं। मतलब ये राजनीति में भी रहे और धर्म में, ये दोनों से इसका संगम हुआ है। एक तरह से लोग धर्म से जुड़े हुए थे, दूसरी तरह सत्ताधारी पक्ष को गलत राहों के प्रति अपना विरोध जताकर मानवीय मूल्यों तथा सिद्धांत का प्रचार प्रसार कर समाज को हर राह पर लाने का प्रयास कर रहे थे, कि मतलब इसों का समन्वय हो और जो समाज है वो सही राह पर चलता रहे। दूसरे शब्दों में, यदि राजनीति शरीर है तो उसमें व्याप्त आत्मा धर्म ही है। दोनों को पृथक किया जाना संभव नहीं है। तो जैसे हमारे शरीर से आत्मा अलग होती है तो राजनीति क्या है? वो शरीर है और आत्मा धर्म है। किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य की राजनीति का स्वरूप व चरित्र वहां की सामाजिक, भौगोलिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार गढ़ा जाता है। तो कोई भी राष्ट्र राजनीति का स्वरूप, वो हम या जैसे यहाँ पर राजनीति है तो यहाँ के राजनीति का स्वरूप यहाँ के रहने वाले लोग सामाजिक ढांचे के अनुसार ही जो है वो राजनीति का स्वरूप तैयार होगा। यही वजह है कि भारत जैसे देश में लोग धर्म प्रिय हैं। इसी कारण हर तरह के चुनावों में धर्म के नाम पर वोट भी मांगे जाते हैं। देखिए, हम इस धर्म के हमको वोट दीजिए, हम उस धर्म के हमको वोट दीजिए। तो राजनीति में भी धर्म के नाम से लोग वोट मांगते हैं। वहीं अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में राजनीति में धर्म पर राजनीति ना के बराबर होती है, क्योंकि वहां पर ऐसा ही नहीं, वहां पे सभी ईसाई हैं। तो वहां पर अब ईसाई व्यक्ति ही ईसाई को सब वहां पर खड़े हो रहे, तो वहां धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं होती है। देखा जाए तो भारतीय समाज में राजनीति और धर्म में कोई अंतर नहीं था। राजाओं की नीति धर्म के अनुसार ही निर्धारित होती थी। महाभारत जैसे बड़े युद्धों में भी धर्म युद्ध की उपमा दी गई है। अब इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसको भी क्या दे दिया गया? धर्म, क्योंकि था तो वो राजनीति, क्योंकि जिसे धर्म युद्ध का नाम दे दिया गया। वर्तमान में राजनीति पर धर्म का वो सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है जो एक समय में देखने को मिलता था। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति ने हिंदुओं तथा मुस्लिमों को एक दूसरे के प्रति लड़ाते रहे। भारत पाक अंग्रेजों की नापाक राजनीति का हिस्सा था। तो उनकी नीति क्या थी? अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इस कारण उन्होंने दोनों धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाया, और जो बीज उन्होंने बोया था वो आज भी कायम है और धीरे धीरे वो फल फूल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। अब क्या हुआ? जो भारत पाकिस्तान बटा वो किसका? वो अंग्रेजों के ही कारण बटा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस सत्ता लोलुप शासकों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमेशा धर्म की आड़ ली। कट्टरता, भड़काऊ भाषण के द्वारा एक पक्ष को आहत कर दूसरे पक्ष को सहानुभूति हासिल कराने की गंदी राजनीति आजादी में से आज तक चली आ रही है। तो अब क्या हुआ? देश आजाद हो गया। उसके बाद जो राजनीतिक दल आए उन्होंने भी धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों की देखा देखी, और जो चीज ये थी वो और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। इस तरह से यह झूठी सांप्रदायिकता भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसका पोषण हमारे राजनेता करते हैं। राजनीति शास्त्र में राजनीति को उन सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया है जिनसे शासन करने के लिए नीतियां अपनाई जाती हैं। साथ ही राजनीति सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। अब क्या है? ये धर्म आधारित अगर राजनीति करी जाती है तो ये क्या होता है कि हम सत्ता पे, भाई ज्यादा लोग हमको, अगर हमारी कम्युनिटी के लोग हमको वोट दे देंगे तो क्या होगा? हमारी सरकार बन जाएगी और हम क्या होंगे? सत्ता चलाने लगेंगे। आदिकाल से ही राजनीति को शक्तिशाली लोगों का खेल माना गया है, जिसके पास अधिक ताकत होती है, जो इसमें फतह कर सकता है। धर्म में सबसे अधिक शक्ति होती है।
शक्ति का केंद्र धर्म ही होने के कारण हमेशा से सत्ता तक पहुंचने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। मानवीय मूल्यों का पोषण, धार्मिक जीवन तथा शांति एवं सद्भाव जैसे धर्म के मुख्य स्तंभ है। वहीं राजनीति का उद्देश्य भी मानवीय मूल्य, जीवन मूल्यों तथा शांति व्यवस्था को कायम करना है। भारत हमेशा से सहिष्णुता का पुजारी रहा है। कई विदेशी जातियों ने यहाँ आक्रमण किया तथा यहीं पर रस बस गए। अपने अतीत गौरव के अनुसार जब भारत का संविधान बना तो इसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई कि ये मतलब किसी एक धर्म को नहीं मानता, ये सभी धर्मों को लेकर चलता है। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भूमिका में आ गया। मगर बहुत से सत्ता स्वार्थी धूर्त राजनेताओं ने अंग्रेजों के संभवतः चापलूसी करने वालों ने की संतान ही रहे। मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो बना, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों की दिखाई राह पर ही चल रहे थे। इस तथ्य से भली भांति वाकिफ थे कि भारत में राजनीति को धर्म से अलग नहीं रखा जा सकता। यह इस देश की कमजोरी है। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने धर्म के अखाड़े के रूप में राजनीति को तब्दील कर दिया। धर्म के नाम पर हम अपने वतन का बंटवारा झेल चुके हैं। भारत के लोगों को अब जागना होगा। इस सत्ता के भूखे इन गीदड़ों की चाल से में अब हमें नहीं आना होगा। देश में यूरोपीय देशों की तरह धर्म मुक्त राजनीति बनाने की आवश्यकता है। तो मतलब क्या है, अंग्रेजों की देखा देखी आजादी के बाद भी ये हुआ कि लोगों जो राजनेता आए वो उन्हीं की संतानें थी, उन्हीं से पढ़ लिख कर आए थे। उन्होंने भी धर्म के नाम पर राजनीति शुरू कर दी और इस धर्म की राजनीति जो शुरू करी तो इन धर्मों के बीच बहुत ज्यादा जो बीज अंग्रेज बो के गए थे वो पेड़ धीरे धीरे फलने फूलने लगा। और तो ये क्या हुआ, आज बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे इसी कारण से बढ़ गए हैं। इनको रोकने के लिए क्या होगा, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं तो यहाँ पर भी राजनीति के अंदर हमें धर्म को बंद करना होगा, तभी इस देश का भला हो सकता है। पवित्र धर्म को राजनीति के गंदे घेल में घसीटने की अनुमति ना गीता देती है, ना कुरान और ना ही बाइबल और ना ही गुरु ग्रंथ। तो आप चारों ही धर्मों में ले लीजिए, तो धर्म को कभी भी राजनीति में खींचने का बात नहीं कही गई है। हमारा धर्म चुनना हमारी स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर बात को धर्म के नजरिए से देखें। अब वक्त आ चुका है कि धर्म व राजनीति की सांठगांठ करने वाली की दुकानें बंद होनी ही चाहिए, क्योंकि धर्म व्यक्ति की आस्था, परंपरा व इतिहास है। इसे व्यक्ति तक ही रहने दिया जाए, ना कि विवाद के साथ राजनेताओं के पक्ष विपक्ष का मुद्दा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी पर्सनल चीज है, हम अपने पास ही रखें, इसे राजनेताओं से खेलने ना दे। ये आज बहुत जरूरी है करने के लिए। अब आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पर है मंगल अभियान पर एक रचनात्मक लेख लिखिए। हमारा जो मंगल अभियान था, हमारा जो विमान मंगल तक पहुंचा, उस पर हमें एक लेख लिखना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। तो ये देखिए ऐसा लेख है जिसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। हम पढ़े होगा हमने, तभी हम इस पे लिख पाएंगे। तो देखिए कि यदि आज हमारे पूर्वज स्वर्ग से झांक कर पृथ्वी को देखें तो शायद ही उस पृथ्वी को पहचान पाएंगे जिसे वो 100-200 साल पहले छोड़ गए थे। इसका सीधा सा कारण है विज्ञान के बढ़ते चरण के कारण लगभग हर जगह बदलाव आया है। अब तो यह बदलाव धरती की सीमा लांघ कर अन्य ग्रह तक जा पहुंचा है। भारत का मंगल अभियान इसका ताजा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। मतलब क्या है, अब पहले जो धरती थी उसमें बदला है, क्योंकि हम सिर्फ धरती तक सीमित नहीं हैं, हम बाकी ग्रहों तक भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हम चांद तक ही नहीं पहुंचे, हम मंगल तक भी पहुंच गए हैं। भारत ने 14 सितंबर 2014 को मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर एक नया इतिहास रच दिया। भारत ने यह उपलब्धि अपने प्रथम प्रयास में ही अर्जित कर ली। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश था। मतलब भारत ने पहला प्रयास किया और पहले प्रयास में ही वो मंगल पर पहुंच गया, और सभी देशों में भारत वो पहला देश था जिसका विमान मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ जैसी शक्तियों को यह सफलता पाने में कई प्रयास करने पड़े। मतलब उनको बहुत सारे प्रयास करने पड़े, तब वो कहीं जाकर पहुंच पाए। इतना ही नहीं, चीन और जापान को अब तक ये सफलता प्राप्त ही नहीं हो सकी है। मंगलयान भेजने वाले 3 सफल देशों में महत्वपूर्ण देशों के क्लब में भारत चौथा देश बन गया है। इस मिशन को मॉम कहा गया, यानी कि AOM, ठीक है, अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन
के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक द्वारा LAM तथा 8 छोटे थ्रस्टर्स को प्रज्वलित किया गया था। इसे मंगल अर्थात लाल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने में तक लगभग 1 साल का समय लगा था। इसी मिशन की सफलता के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, MOM में हमें निराश नहीं करेगा। मतलब जो उन्होंने इस चीज को छोड़ा था, उन्होंने बोला था ये हमें निराश नहीं करेगा। मंगल अभियान को दुनिया को सबसे सस्ते मिशनों में गिना जाता है। मतलब बहुत कम पैसों में वो वहां पर पहुंच गया था। इस मिशन में मात्र 450 करोड़ रुपए मात्र का खर्चा आया। इस यान का कुल वजन 1350 किलोग्राम था। इस यान ने अभियान की शुरुआत 66.6 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके अपने नियत स्थान पर पहुंचा था, जो भारतीय वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को बधाई देने लगे। बधाई देने के क्रम में हमारे राजनेता भी पीछे नहीं रहे। तो मतलब देखिए, इतना कम पैसों में इतना हल्का यान जो है इतनी लंबी दूरी करके वो पहुंच गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य राजनेताओं ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए अथक और निरंतर परिश्रम करने वाले वैज्ञानिकों को ही बधाई नहीं दी, बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति को बधाई दी। नासा द्वारा भेजा गया मंगलयान मैवे इन 22 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रविष्ट हुआ। इसकी अपेक्षा भारत द्वारा भेजे गए मंगलयान का खर्च मैनवेन पर आए खर्च का 10वां हिस्सा था, यानी कि बहुत कम खर्चे में ये पहुंचा। मंगलयान लाल ग्रह की सतह पर उसके खनिज अवयवों का अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे। मतलब आपको पता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि वो हल्का रेडिश है। तो वहां पर उतारा गया, तो वहां की सतह पर जो भी खनिज हैं, जो चीजें हैं, उनका अध्ययन करने के लिए कि क्या भविष्य में वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर रहने या जाने के लिए, ये सारी चीजें जो है सर्च की गई। इस यान से पहले भी विभिन्न देशों द्वारा 51 मिशनों द्वारा प्रयास किया गया था। इसमें मात्र 21 मिशन ही सफल रहे। असफलता के इस दर को देखते हुए मॉम की सफलता उल्लेखनीय है। इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हो गई। ऐसी अद्भुत सफलता का स्वाद चखने वाला भारत पहला एशियाई देश है। भारत ने जिस मंगलयान को 24 सितंबर 2014 को उसकी कक्षा में स्थापित किया था, उसने उससे अगले दिन ही मंगल ग्रह की पहली तस्वीर भेजी। तो देखिए, जिस दिन वो कक्षा में स्थापित हुआ उसके अगले दिन से उसने तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी थी। दूसरों ने यह लिखकर तस्वीर सार्वजनिक की कि बहुत खूब यहाँ का नजारा। मतलब वहां जितनी सुंदर जो दिख रहा था वो देखकर बहुत खुश हुए। वहीं से भेजी एक तस्वीर में मंगल ग्रह की सतह को नारंगी रंग का दिखाया गया, जिस पर गहरे धब्बे हैं। भारत का मंगल अभियान विज्ञान की दुनिया की अद्भुत उपलब्धि है। इस अभियान से भारत ने विश्व को दिखा दिया कि वह अंतरिक्ष मिशन की दुनिया में पीछे नहीं रहा है। कि मतलब सब लोग बोलते हैं भाई हम इतने बड़े, भाई हमारा देश विकासशील देश है, यानी कि डेवलपमेंट कर रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जो विकास कर चुके हैं, जिन्हें विकसित देश कहा जाता है, वो तक नहीं पहुंचा पाए और हमने जो है अपना मंगलयान पहुंचा दिया था। मंगलयान लाल ग्रह के बारे में जिस तरह नई नई जानकारियां दे रहा है, उसी तरह भारत को अन्य अभियानों में भी सफलता मिलेगी, ऐसी आशा है। तो देखिए, मंगलयान से सफलता मिली तो आगे भी ऐसे बहुत से मिशन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि भारत को ऐसी ही सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर हमारे पास में एक सूक्ति दी गई है जिसपे आधारित हमको रचनात्मक लेख लिखना है। ये सूक्ति है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। यहाँ पर पहले हम सूक्ति का अर्थ बताएंगे, सारी चीजें बताते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। ये सूक्ति जो प्रश्न है हमसे पूछा गया है, ये सन 2013 में पूछा गया है। तो क्या है? मनुष्य के लिए पराधीनता अभिशाप के समान है। पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। यही दिया है, मतलब पराधीन सपने हूं सुख नहीं, यानी कि हम अगर किसी की कैद में हैं तो हम सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समस्त भोग विलास व भौतिक सुखों के रहते हुए भी यदि वह स्वतंत्र नहीं है तो उसके लिए यह सब व्यर्थ है।
पराधीन मनुष्य की वही स्थिति होती है जो किसी पिंजरे में बंद पक्षी की होती है, जिसे खाने पीने की समस्त सामग्री उपलब्ध है, परंतु वह उड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हालांकि मनुष्य की यह विडंबना है कि वह स्वयं अपने ही कृत्यों के कारण पराधीनता के दुष्चक्र में फंसता जा रहा है। मतलब हमारे ही ऐसे कर्म हैं कि हम पराधीन हो सकते हैं। पराधीनता के दर्द को भारत और भारतवासियों से अधिक कौन समझ सकता है, जिसने सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजी सरकार के अधीन रहना पड़ा है। तो मतलब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पराधीनता क्या होती है, इसका दर्द क्या होता है। स्वतंत्रता के महत्व को वह व्यक्ति पूर्ण रूप से समझ सकता है जो कभी पराधीन रहा हो। हमारी स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस स्वतंत्रता के लिए कितने वर्षों तक लोगों ने संघर्ष किया, कितने ही अमर शहीदों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। पराधीनता के स्वरूप को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि पराधीन व्यक्ति के लिए स्वेच्छा अर्थहीन हो जाती है। मतलब क्या है, जो व्यक्ति कैद में होता है वो स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। स्वेच्छा अर्थहीन हो जाती है, मतलब अपनी इच्छा जो है उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। उसके सभी कार्य दूसरों द्वारा संचालित होते हैं। पराधीन मनुष्य एक समय अंतराल के बाद इन्हीं परिस्थितियों में जीने और रहने का आदी हो जाता है। जैसे हमारे देश में हुआ, जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो शुरू में तो हमें तकलीफ हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हम आदी हो गए, और आदी होने के बाद एक समय ऐसा आया कि जब बर्दाश्त की लिमिट बाहर हो गई, तब ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुए थे इनसे आज़ादी के लिए। उनकी अपनी भावनाएं दब जाती हैं, वह संवेदन रहित हो जाता है। तत्पश्चात वह यत्र वत्र होकर काम करता है। अब क्या होता है कि हमारी अपनी सोच नहीं रहती, तो हम अपनी सोच से कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो हमारी सोच, जब हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। डाउन हो जाएगा तो फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, कोई काम हम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को मरा हुआ ही समझा जा सकता है, क्योंकि संवेदना रहित व्यक्ति जिसकी स्वयं की इच्छा या भावनाएं ना हो तो उसका जीवन ही निरर्थक हो जाता है। ऐसे में कोई महापुरुष ही सामान्य जनों को जागृत कर सकता है। आम आदमी अपनी पारिवारिक चिंताओं से बाहर निकालने का साहस नहीं जुटा पाता। भाई हम क्या होता है, धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं रहती कि हम इस पराधीनता के पिंजरे को तोड़कर उड़ सकें। तब क्या होगा, तब हमें कोई दूसरा व्यक्ति प्रेरणा प्रदान करता है। तो इसमें देखिए हमारे बहुत से सारे स्वतंत्रता संग्रामी आए थे ना, उन्हीं को महापुरुष कहा गया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो के अनुसार मानव स्वतंत्र जन्मा है, किंतु वह हर जगह बंधनों में बंधा रहा है। इस कथन पर यदि प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि मनुष्य प्रत्येक ओर से सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ है, परंतु कुछ बंधन उसने स्वीकार नहीं किए हैं। परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह, देश अथवा राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रयत्न तथा आत्म विकास के लिए स्वयं को नियंत्रित करके चलना आदि को पराधीनता नहीं कह सकते हैं। इन कृत्यों में उसकी संवेदनाएं एवं उसकी स्वेच्छा सम्मिलित है, परंतु अपनी इच्छा के विरुद्ध विवशता पूर्वक किया गया कार्य पराधीनता का ही रूप है। मतलब क्या है, हम कोई ऐसा काम जो हमारी इच्छा ना हो और हमें करना पड़े तो वो भी पराधीनता का ही एक रूप हो जाता है। बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, धनी एवं प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों की चाटुकारिता पराधीनता के ही विभिन्न रूप कहे जाएंगे। चापलूसी करना, बड़े बड़े अफसरों के जो चापलूसी की जाती है तो वो भी क्या है, वो पराधीनता का ही रूप है। बाल मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं, ये भी पराधीनता का ही एक रूप है। पराधीनता से स्वयं का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आज हमारा युवा वर्ग देश की संस्कृति को उपहास और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। क्या हमारी संस्कृति ऐसे है भाई, वो पाश्चात्य संस्कृति में बंधा हुआ है तथा पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होना चाहता है। यह भी पराधीनता का ही रूप है। हम अपनी चीज नहीं देख रहे हैं, हम दूसरे की संस्कृति की तरफ लालायित हैं। तो दूसरा क्या है, हमें अपनी कब्जे में ले रहा है, हम उसके अंडर में जा रहे हैं ना। यह एक प्रकार की परतंत्रता की मानसिकता का ही उदाहरण है। अपनी निजता और अस्तित्व को भुलाकर दिखावे और बाह्य आडंबर को प्राथमिकता देना ही पराधीनता का ही एक रूप है। हम क्या है, हम अपने अंदर की चीजें नहीं देख रहे, हम दिखावा कर रहे हैं। दिखावा कर रहे हैं ना, तो वो क्या हुआ, वो भी हम दूसरी संस्कृति के वश में आ रहे हैं। निसंदेह पराधीनता व्यक्ति को ही नहीं अपितु पूरे समाज और राष्ट्र को पतन की ओर ले जाती है। हमारे देश के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि हम सैकड़ों वर्षों से परतंत्रता के बाद मिली आजादी के महत्व को भुला बैठे हैं।
इतनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली, लेकिन अब धीरे धीरे हम दूसरी संस्कृति के उसमें भुलावे में आ रहे हैं, उसके बंधन में आ रहे हैं। देश के सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूटमार, कालाबाजारी, व्यभिचार, दुराचार, कमजोरों का उत्पीड़न आदि अनैतिकता के सहज रूप को अपनाकर हम स्वतंत्रता के महत्व को भुला रहे हैं। तो हम क्या धीरे धीरे इन बुराइयों के कब्जे में आ रहे हैं। तो क्या है, हम अपनी आज़ादी खो रहे हैं, हम किसी के अंडर वश में आ रहे हैं ना। तो ये सारी बुराइयां क्या हैं, हमें कैद कर रही हैं। यह उन शहीदों और अमर सेनानियों के बलिदान व कुर्बानियों का तिरस्कार ही होगा। अतः हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता के महत्व को समझें और प्रयास करें कि हमें पुनः पराधीनता का सामना ना करना पड़े। तो हमें क्या है, हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को समझना है, सदाचारों पर चलना है, दुराचारों से दूर रहना है, और अब तभी हम जो है अपनी स्वतंत्रता को महत्व दे पाएंगे, उसको बना कर रख पाएंगे, और जो हम इतने सालों तक पराधीन रहे उससे हम कुछ सीख ले पाएंगे कि भाई हमें आगे क्या करना है। तो इस तरीके से हमने पिछले 10 सालों में पूछे गए आपके जो प्रश्न पत्र, सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो प्रश्न पत्र थे, उसमें किस तरीके से रचनात्मक लेख पूछे जा रहे हैं वो कुछ आपके सामने रखे। तो इसी तरीके से आप तैयारी करिएगा, ठीक है। अभी आगे और भी टॉपिक्स हैं, उनको लेकर हम उपस्थित होते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।